हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली 12 बजे दोपहर में जनरल स्टडी 4 क्लासेस को कंप्लीट करते हैं और इसी क्रम में मैंने आपको एथिक्स का लगभग 4 क्लास ले लिया है। आज ये 5वां क्लास है जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने कल आपको क्लासेस में कल की क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है उसको देख लीजिए कि चूँकि इसी का कंटिन्यूएशन है वो। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का जो सार तत्व है उसके दो आयाम हैं। एक है आवश्यक दशाएं और दूसरा था मूल्य। ठीक, सार तत्व में मूल्य भी आएगा, यानी कि ऐसा सार तत्व जिसके बिना नीति शास्त्र अधूरा है, तो मूल्य है दूसरा, और पहला थी आवश्यक दशाएं। तो कल हमने आवश्यक दशाओं को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र और मूल्य, यानी नैतिकता और मूल्य, और मूल्य जो किस प्रकार से जो है नीति शास्त्र का सार तत्व है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो है हम लोग पहला टॉपिक जो है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके निर्धारक पढ़ेंगे अगले क्लास में, उसके बाद परिणाम पढ़ेंगे, फिर आयाम पढ़ेंगे, फिर निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 क्लास में ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते में। ठीक है, इसी तरह से पूरे अक्टूबर मंथ में हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा GS4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लासेस बहुत अच्छी होने वाली हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉम्प्रहेंसिव वे में है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर के रूप में। और हम लोग 4 महीने में पूरे GS को कंप्लीट करेंगे, सभी GS को। तो नैतिकता और मूल्य में संबंध, दूसरा मैंने आयाम बताया था आपको कि पहला एक जो था कि मूल आयाम सबसे जो जरूरी है नैतिकता के लिए, और दूसरा था मूल्य। ठीक है, तो मूल्य और नैतिकता में संबंध बहुत जरूरी है। इसको देखना कि नैतिकता और मूल्य के संबंध को 3 भागों में हम बांट करके देख सकते हैं। जैसा कि नोट्स में लिखा है 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। कैसे? मूल्य क्या है? एक रूप में नीति शास्त्र का सार तत्व है। मैंने आपको बताया बिल्कुल ये सार तत्व है। बिना मूल्यों के नीति शास्त्र हो ही नहीं पाएगा, नीति शास्त्र रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी क्या है कि मूल्य एक रूप में नीति शास्त्र का सार तत्व है, यानी मूल्यों के अभाव में नीति शास्त्र का एक खोखले सिद्धांतों का एक संग्रह मात्र रह जाएगा। ठीक, मूल्य विहीनता की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में उचित या अनुचित, सही या गलत का निर्धारण क्या करना कठिन हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, इसी रूप में मूल्य जो है नीति शास्त्र का सार तत्व है, यानी बिना मूल्यों के एक बस सिद्धांतों का संग्रह रह जाएगा, उसके बिना कुछ भी नहीं रहेगा। अब क्या है, मूल्यों के एक रूप में क्या होगा कि उचित या अनुचित के निर्धारण है। सही बात है, मूल्य क्या है, एक रूप में उचित या अनुचित के निर्धारक हैं, यानी मूल्यों के द्वारा ही पता चलता है क्या गलत है क्या गलत सही है। मानव के आचरण के, ठीक, मानव आचरण के मूल्य क्या है, आचरण की वे कसौटियां हैं जिसके आधार पर मानवीय क्रियाकलापों को अच्छा बुरा, सही गलत, करणीय अकरणीय के रूप में निर्धारित करते हैं। अब यही क्या होगा कि जब मूल्यों का अभाव होगा तो मानव आचरण का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। पहली चीज क्या है, नीति शास्त्र का निर्धारण कठिन हो जाएगा, उचित अनुचित सही गलत का। दूसरा क्या होगा, मानव आचरण का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, किसके अभाव में, मूल्यों के अभाव में। अब क्या है, मूल्य एक रूप में क्या है, नैतिकता के आदर्श भी हैं। सही बात है, नैतिकता के आदर्श हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, लोकतांत्रिक, ये क्या है, मूल्य है। ये मूल्य मानव के आचरण का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मानव के मार्गदर्शन का ये सबसे बड़ा कारक है। और पुनः मूल्य क्या है, मानव जीवन को परिष्कृत करके उसे गरिमापूर्ण बनाते हैं। क्या करते हैं, मानव जीवन को परिष्कृत करके गरिमापूर्ण बनाते हैं और सुखद मानवीय जीवन में ये सहायक होते हैं। ये नीति शास्त्र क्या करता है, इसका भी यही उद्देश्य है। इस रूप में देखते हैं तो क्या है कि दोनों की जो पूरक स्थिति है, यानी मूल्य और जो नीति शास्त्र, ये क्या दोनों की स्थितियां क्या है, पूरक है। ठीक, अब नीति शास्त्र का प्रतिपादक क्या करता है, विषय कर्तव्य की विवेचना करता है। ठीक, तो ऐसे में क्या करता है, यानी क्या करता है कि जैसे नीति शास्त्र क्या हुआ कि कर्तव्य, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, अब कर्तव्य और कर्म दोनों की विवेचना करता है। ऐसे में क्या उचित है क्या अनुचित है, नीति शास्त्र क्या होता है, कर्तव्य शास्त्र हो जाता है। और नीति शास्त्र में मूलतः यही सब चीज़ें निर्धारित की जाती हैं कि मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। इस रूप में कर्तव्य का निर्धारण नीति शास्त्र का अनिवार्य तत्व हो जाता है, यानी मूल्य में ये कर्तव्य शास्त्र भी आ गया, कर्तव्य भी जो है आपका एक अनिवार्य तत्व है। तो नीति शास्त्र के सार तत्व में मैंने आवश्यक दशाएं बताई,
मूल्यों का जो प्रभाव है, मूल्यों का जो किस प्रकार से ये जो नीति शास्त्र के लिए क्या है, एकदम आवश्यक अंग है, सार तत्व है। इसके बिना क्या है कि जो नीति शास्त्र है वो बिल्कुल खोखले सिद्धांतों का एकमात्र संग्रह रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये फ्लो चार्ट है। अब इसमें फ्लो चार्ट, अब यहाँ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाला हूँ, तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नोट्स जो है वो क्या है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, क्रिस्प है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पर जो मैं क्लासेस बताऊंगा, अब से जो चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ को आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, नीति शास्त्र में मूल्य क्या है, एक सार तत्व है, उचित अनुचित के निर्धारक हैं, ये आदर्श और मानकों का की जो ये संग्रह है, जीवन का क्या करते हैं, मार्गदर्शन है। और ऐसे में नीति शास्त्र क्या है, कर्तव्य शास्त्र भी है। ठीक, कर्तव्य शास्त्र भी है। अब यहाँ आप जैसे कि क्या है कि एक चीज़ें, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। अब आप पढ़ रहे होंगे कि नीति, अब सिलेबस में पॉइंट है कि मानवीय क्रियाकलापों के जो मानवीय क्रियाकलापों में किस प्रकार से नैतिकता का सार तत्व। तो क्या होता है कि मानव बहुत सारे जीवन जीता है, मानव क्या करता है, बहुत सारे जीवन जीता है। पहला जीवन है सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। दूसरा है राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। ठीक, तीसरा है आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। चौथा है धार्मिक जीवन। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, ये कहीं नहीं मिलेगा, प्रशासनिक जीवन। ठीक, और ये है पर्यावरणीय जीवन। यहाँ से यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में प्रश्न आया हुआ है, पर्यावरणीय जीवन। तो मानव के जो जीवन है उसको मोटा मोटे तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से उसको 6 आयामों में उसको हम बांट सकते हैं। ऐसे में पहले चीज को देखते हैं कि पहले जब मनुष्य क्या करता है, जब मनुष्य सामाजिक जीवन जीता है, सामाजिक जीवन जीता है, तो उसमें नीति शास्त्र का पालन करेगा। ठीक, तो उसके सार तत्व तो क्या है। ठीक, अब क्या करता है, मतलब जैसे कि सामाजिक जीवन का जब जीवन जीता है तो उसमें क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व तो क्या है। तो नीति शास्त्र के सार तत्व जब सामाजिक जीवन जीता है तो उसमें क्या है, परस्पर विश्वास हो, परस्पर विश्वास हो लोगों के बीच में। ये सब नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण की भावना का पालन करे, कल्याण की भावना हो मनुष्यों में, ये इसके सार तत्व हैं। सहभागिता हो समाज में, सहभागिता हो। ठीक, अच्छा, अब क्या हो, सहअस्तित्व हो, सह अस्तित्व हो। ठीक, और क्या हो, सहसंपन्नता हो, सहसंपन्नता हो। सामाजिक समरसता हो, सामाजिक समरसता हो। ठीक, और क्या हो, सद्भाव हो, सद्भाव हो। लोगों के बीच में समन्वय हो। कितना सौ से कितना मस्त आपको ये कीवर्ड्स मिल गए। ठीक, परस्पर विश्वास हो, कल्याण की भावना हो, सहभागिता हो, सहअस्तित्व हो। ठीक है, सहसंपन्नता हो, सामाजिक समरसता हो, समन्वय हो। ठीक है, सहयोग हो। तो ये आपके क्या हो गए, सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। इससे क्या होगा, सामाजिक हितों का संवर्धन होगा, सामाजिक हितों का संवर्धन होगा। सब सौ से आ रहा है। इतना अच्छा आपको कीवर्ड्स में बता रहा हूँ कि ये जो है बहुत, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक, समाज में मूल्यों का सुदृढ़ीकरण होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इससे सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होगा, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होगा। और इससे क्या होगा, समाज को एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन मिलेगा समाज में। तो इससे क्या, सामाजिक चेतना भी बढ़ेगी, सामाजिक चेतना भी बढ़ेगी, सामाजिक संबंध भी मजबूत होंगे। तो कितना, मतलब मैंने आपको सब चीज़ें 100 से है। और ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर इन कीवर्ड्स को आप अपने आंसर्स में लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो नंबर खूब मिलेंगे आपको, भरपूर नंबर मिलेंगे। ठीक, उसमें नंबर जो गेन हिंदी माध्यम खूब कर सकता है और लोग करते भी हैं। तो यही सब चीज़ें लिखते हैं कीवर्ड्स को, जो मैंने बताया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए, वीडियोस को पॉज करके, रोक करके, स्लो करके आप जरूर उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब राजनीतिक जीवन में, अब राजनीतिक जीवन में क्या है कि राजनीतिक जीवन में जो नीति शास्त्र का सार तत्व है उसको हम कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना जो है संविधान का, वहाँ पर हम जो है अपने राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि यही जो आदर्श हैं वो हमारे राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए क्या है, जरूरी है। तो समाज जो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात है। प्रस्तावना याद होना बहुत जरूरी है, प्रस्तावना आपको याद कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो। लोकतांत्रिक शासन हो, ये हमारे राजनीतिक जीवन के लिए जो है बहुत जरूरी है। ठीक, लोकतांत्रिक शासन हो, समाजवाद हो, समाजवाद हो। ठीक,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, ठीक। अच्छा, चौथा समता हो, दोनों समान मतलब समानता हो। पांचवा बंधुत्व हो। ये सब प्रस्तावना में कीवर्ड्स हैं, यहीं से। और छठवां क्या है, व्यक्ति की गरिमा हो। ये हमारे राजनीतिक जीवन के नीति शास्त्र का सार तत्व, व्यक्ति की गरिमा हो, ये सार तत्व है राजनीतिक जीवन जीने वाले मनुष्यों का। तो इसको आप, इससे क्या होगा, एक साम्यपूर्वक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाएगी, जन उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाएगा, जनता की सर्वोपरिता जो है वो मान्य होगी, ठीक है। तो ये इससे द्वारा क्या होगा कि हमारे संविधान में यही चीज़ें बात की गई हैं कि इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, यानी कि साम्यपूर्वक और न्यायपूर्वक जो है इस समाज की स्थापना हो सकेगी इन्हीं सारे जो है सार तत्वों का पालन करने से। अब आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, तो अब आप समझिए कि आर्थिक जीवन से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले चीज़ों को समझते हैं कि आप आर्थिक जीवन की बात क्यों कर रहे हैं। क्या है कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए धन जो है वो बहुत जरूरी है, एक अनिवार्य है, अपरिहार्य चीज़ है, ठीक। और भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो पुरुषार्थ सिद्धांत जो आपको मैंने बताया था पिछले क्लासेस में, दूसरी क्लास में बताया मैंने, जो मैंने खूब अच्छे से फ्लो चार्ट बना के बताया, उसमें देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि इससे जो होगा गृहस्थ जीवन जो है ये सुखद चलेगा, और इसमें जो अर्थ है उससे सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, सुचारू के चलाने में, सुखमय संचालन में से मदद मिलेगी। तो अर्थ का जो उपार्जन होगा वो अनैतिक न होकर के धर्मानुकूल होना चाहिए। यही हमारी बात वेदों में भी की गई है कि जो अर्थ है इसका जो उपार्जन होगा वो अभी मैंने जो फ्लोचार्ट बनाया दूसरे वाले क्लास में, उस फ्लोचार्ट को जरूर देखिएगा। उसमें बताया मैंने कि कैसे हमारे जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे लॉजिक क्या था, कैसे धन को अर्जित करना है। तो धन का जो अर्जन है वो अनैतिक ना होकर के क्या हो, नैतिक हो, यानी कि न्यायपूर्ण हो, और वो क्या हो, धर्मानुकूल हो, ठीक। तो आर्थिक जीवन में नैतिकता का सार तत्व को क्या बोल सकते हैं हम, अस्तेय, यानी बौद्ध दर्शन में अस्तेय की भावना है, अस्तेय का है, ठीक। सार तत्व को अस्तेय में बोल सकते हैं। और गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को भी हम मान सकते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो इसी तरह से क्या है कि आधुनिक आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र का जो सार तत्व क्या है वो चीज़ देखिए कि नैतिक माध्यम से क्या हो, धनोपार्जन हो, नैतिक माध्यम हो यानी कि धर्मानुकूल हो, अनैतिक धन का उपार्जन न हो, ठीक। अच्छा, आर्थिक समावेशन हो, जो सरकार आज बात कर रही है समावेशन की, आर्थिक इंक्लूजन की, इकोनॉमिक्स इंक्लूजन की, समावेशन हो, आर्थिक समावेशन हो, ठीक। भागीदारी के अनुसार लाभ हो, भागीदारी के अनुसार लाभ हो, ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्या हो, करों का भुगतान हो, भाई जब आप कमाएंगे तो आप करों का भुगतान करिए सरकार को, ठीक। अच्छा, उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, ठीक, पर्यावरण लागत को ध्यान रखा जाए, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न हो, ठीक। कार्मिकों जो लेबर हैं, जो कार्मिक हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित किया जाए, कल्याण सुनिश्चित हो कल्याण, ठीक। और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को क्या हो, संवेदनशील बनाया जाए। जो ऑडिटिंग है, लेखांकन भी उसको बोलते हैं, ऑडिटिंग को मजबूत किया जाए और इसे अनैतिक न बनाया जाए, ठीक है। खाद्य पदार्थों में जो है हमको क्या है, इसमें उसकी क्या एडल्टरिंग ना हो, यानी कि उसका सम्मिश्रण ना हो, उसको स्वस्थ रखा जाए, ठीक है। तो ये हमारे जो धन अर्जन के जो है आर्थिक जीवन में इस नीति शास्त्र के सार तत्व हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। अब आते हैं हम कि प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है। भाई अब तो आता ही है, अब चीजें आएंगी। तो प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है वो देखिए आप। सबसे प्रमुख स्रोत है हमारा सिलेबस। अब ये क्या है कि यहाँ मूल्यों की बात की गई है कि लोक प्रशासन में सिविल सेवा में सेवा जो मूल्य है, ठीक है, इसमें क्या हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक जो है क्या बोलते हैं, एक ऑफिसर के पास जो होनी चाहिए, तो वो कौन कौन से बुनियादी मूल्य हैं तो वो देखिए। सत्यनिष्ठा हो, भेदभाव रहितता हो, गैर तरफदारी हो, निष्पक्षता हो, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव हो,
कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति हो, सहिष्णुता हो, संवेदना हो, भावनात्मक समझ हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो क्या करे कि नैतिक मार्गदर्शन स्रोतों के रूप में जो विधि, नियम और विनियमन है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को समझे, कानूनों का पालन करे, और साथ साथ जो है वो पारदर्शिता को मेंटेन करे, नागरिक घोषणा पत्रों का पालन करे, कार्य संस्कृति में स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे, लोक निधि का सदुपयोग करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे, ठीक, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में वृद्धि करे, और पारदर्शिता को मेंटेन किए रहे। यही जो है आपका प्रशासनिक जीवन में मुख्यतः जो है ये आपका क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। ये आपका सिलेबस से ही आपने पूरा आंसर लिख दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिलेबस आप याद रखिए, हर पीडीएफ में सिलेबस में इंक्लूड कर रहा हूँ कि सिलेबस आपको याद रहेगा तो आप उसी से बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, सीधे टू द पॉइंट। अब क्या है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने वो तो सिलेबस से आपने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस से आपने देख लिया कि चीज़ें ये हैं, लेकिन क्या है कि वर्तमान में जो है कि सरकार क्या है, राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग में मत जाइए, राइटिंग चूँकि क्या है कि यहाँ मैं पेन से लिख नहीं पाता हूँ टैब पे, ये थोड़ी सी दिक्कत है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि प्रशासनिक जीवन में क्या हो कि एक जो अफसर है उसको 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। वो कौन सा है, व्यक्तिगत हित के आधार पर सार्वजनिक हित को वरीयता दिया जाए, सार्वजनिक हित को वरीयता दिया जाए, सार्वजनिक हित को। दूसरा क्या हो, जो पारदर्शिता हो, क्रियाकलापों में पारदर्शिता हो, ठीक, पारदर्शिता हो। तीसरा क्या हो, व्यवहार में एकरूपता हो, यानी व्यवहार में एकरूपता हो, और इससे भी बड़ी बात कहूँ तो सत्यनिष्ठा का पालन हो, जिसमें वचन विचार और कर्म सब में एक चीज हो। ठीक है, अब क्या हो, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता हो, संवेदनशीलता हो, और पांचवा भाग क्या है, सेवा भाव हो, किसी भी अधिकारी को सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। वो क्या है, एक सर्विस में है। ठीक है, वो नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो एक सर्विस है, तो सेवा भाव से काम करना चाहिए किसी भी सिविल सेवक को। ठीक है, तो ये आपको 5 चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ कि एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, वैल्यू एडिशन बता रहा हूँ। वैल्यू एडिशन ये है कि ब्रिटेन में जो सार्वजनिक जीवन में मानक स्थापित करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसको बोलते हैं नोलन समिति। आप पढ़ेंगे एथिक्स में, अभी आपको पढ़ाऊंगा नोलन समिति, खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा बाद में भी। तो नोलन समिति ने ये क्या किया कि जो सात तत्व थे सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र का, नोलन समिति ने 7 तत्वों को उजागर किया। 7 तत्व थे नोलन समिति के अनुसार। अब वो कौन कौन से थे, तो 7 तत्वों को नोलन समिति को अगर लिख लेते हैं, 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, नोलन समिति, इसको नोट कर लीजिए आप, ये कहीं क्लासेस में आपको फिर नहीं मिलेंगी। तो अब ये क्या है, इसमें जो नोलन समिति ने 7 चीज़ों को बताया। पहला क्या था, सत्यनिष्ठा, जो मैंने बताया ना, सत्यनिष्ठा, विचार वचन और कर्म में क्या हो, सत्यनिष्ठा हो, यानी अपने किसी भी कारण अपने सरकारी कर्तव्यों से सिविल सेवक को विमुख नहीं होना है। वस्तुनिष्ठता हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी कि क्या है, योग्यता के आधार पर जो है सार्वजनिक नियुक्तियां हो, ठेके हों, जो कुछ दिए जाए उसकी हो। ठीक, जवाबदेहिता हो, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता हो, क्या है, जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह है, किस लिए, निर्णयों और कार्यों के प्रति। ओपननेस हो, ओपननेस यानी कि खुलापन हो, जहाँ तक जो निर्णय हो जो सिविल सेवक का वो क्या हो, अपने कार्यों के संबंधित पारदर्शिता और खुलापन मेंटेन करे। उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, द्वंद्व की स्थिति में क्या करे वो, कि सार्वजनिक हित को जो वरीयता दे, ईमानदारी मेंटेन करे, व्यक्तिगत हित को वरीयता न दे। छठवां क्या है, लीडरशिप हो, यानी कि नेतृत्व हो, किसी भी सिविल सेवक को नेतृत्व का जो है वो पालन करना चाहिए, यानी कि मूलभूत तत्वों को बढ़ावा देकर खुद जो है उदाहरण के रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहिए, नेतृत्व देना चाहिए सिविल सेवक को। और लास्ट में क्या है, निस्वार्थ निष्ठता हो, यानी सेल्फलेसनेस हो, यानी सार्वजनिक हित में निर्णय हो, व्यक्तिगत हित को कोई वरीयता न मिले। यानी 7 जो क्या है, एक सत्यनिष्ठा हो, वस्तुनिष्ठता हो, जवाबदेहिता हो, खुलापन हो, ईमानदारी हो, नेतृत्व हो और निस्वार्थ निष्ठता हो। ये क्या है, नोलन समिति के 7 जो हैं ये मूल्य हैं। आप इसको अपने आंसर्स में लिखते हैं तो नंबर भरपूर मिलेगा, नंबर आपको भरपूर मिलेगा। डीपली आपने स्टडी किया है, नोलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये सब चीज़ों को, क्लासेस इसीलिए करना जरूरी है। अब आता है यूपीपीसीएस ने शायद 2020 या 21 में एक प्रश्न पूछा कि स्टेटमेंट दिया, ठीक है, स्टेटमेंट दिया
कि प्रशासन एक नैतिक कृत्य है, लिखा प्रशासन एक नैतिक कृत्य है, ठीक है, नैतिक कृत्य है। और क्या हुआ, प्रशासन एक नैतिक कृत्य है और प्रशासक यानी जो सिविल सेवक है क्या है, एक नैतिक अभिकर्ता है, नैतिक अभिकर्ता है, ठीक, नैतिक अभिकर्ता, मोरल एजेंट है, वो मोरल एजेंट है। इस वाक्य को स्पष्ट करिए, इस वाक्य को स्पष्ट करिए, समझाइए। यूपीपीसीएस में सवाल पूछ दिया। तो जितना मैंने आपको प्रशासनिक जीवन नीति शास्त्र के सार तत्व को पढ़ाया, पिछले क्लासेस को बताया, सिविल सेवक के गुण को बताया, आप उस पर यह प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सवाल यह है, प्रशासन क्या है, एक नैतिक कृत्य है, और प्रशासक क्या है, नैतिक अभिकर्ता है, मोरल एजेंट है। सवाल ये जो मैंने अभी क्लासेस कराई हैं सिर्फ उसी से आपका हो जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं अभी टेलीग्राम पे पिन कर दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर ISPCS, इसको ज्वाइन करके यहाँ पर अपने आंसर्स को सेंड करिएगा, कमेंट करूँगा आप कमेंट बॉक्स में, तो आपको कॉपी चेक होकर के मिल जाएगी, या फिर आप हमको मेल कर दीजिए राय शिवांशु, ठीक है, 01@gmail.com। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। एक लास्ट चीज़ अब ये बच रही है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है, यानी कि पर्यावरण के प्रति भी जो है हमारी कुछ दायित्व हैं, ठीक, पर्यावरण के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं। और इसके लिए भी जो है कि अब गांधी जी ने, इनका फेमस स्टेटमेंट क्या है कि पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु किसी की लालच के लिए नहीं। ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, इसको नोट कर लीजिए। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ चूँकि समय लगेगा और मैं लिख भी नहीं पाता हूँ अभी, इस पर थोड़ा आदत मुझे बनानी है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु किसी की लालच के लिए नहीं। ये किसके कथन है, गांधी जी के कथन है, गांधी जी के कथन है। इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरणीय एथिक्स में क्या है, पर्यावरणीय एथिक्स में सार तत्व क्या है कि संरक्षण और संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, ठीक है। संसाधनों का क्या हो, नैतिक उपयोग हो, संसाधनों का नैतिक उपयोग हो, ठीक। संवेदनशीलता हो, ठीक। पर्यावरणीय मित्र तकनीक का उपयोग किया जाए, पारस्परिकता और अंतर्निर्भरता का भाव हो, ठीक है, और सतत पर्यावरण विकास को बढ़ावा मिल सके। ये आपके पर्यावरणीय एथिक्स का बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने आपको क्या समझाया, आपको बहुत ढेर सारे कंटेंट दे दिए हैं, आप मूल्य और नैतिकता के बीच में संबंध को बताया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैंने जो क्या किया कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का अनेक जैसे मानव जीवन जीता, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रशासनिक जीवन, धार्मिक जीवन, पर्यावरणीय जीवन, इस सब चीज़ों में जो मानव का जो नीति शास्त्र का सार तत्व है उसको मैंने आपको समझा दिया। और एक क्वेश्चन भी आपको दे दिया, जो क्वेश्चन क्या था उसको मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी लिखिएगा। और ये आज आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। जो भी मैंने बताया उसको आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको इसका पूरा जो है नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, एक ही साथ मिलेगा, क्योंकि क्या है कि बार बार नोट्स डालना टेलीग्राम पे मेरे लिए संभव है। तो मैं जब जितना सारा एक पूरा यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, आपको पूरा एक यूनिट का एक सीधे नोट्स आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, स्टडी फॉर ISPCS, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिएगा जरूर, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। यानी हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, इसको बेहद डिटेल में पढ़ा है, यहाँ से कोई भी प्रश्न अब आएगा इसको आप कर सकने की स्थिति में होंगे। कल हम लोग निर्धारक पढ़ेंगे, इसके बाद जो है परिणाम, आयाम, फिर सार्वजनिक निजी संबंधों में नीतिशास्त्र, इसके बाद जो है समाज, परिवार और जो मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका से यहाँ पे हम लोग एक यूनिट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसको। तो इसको आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा और आप अपने आंसर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।